नमस्कार, न्यूज स्टेट मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ लोकेंद्र त्यागी। आपके मुद्दे में आज बात फिर से कोरोना की। दरअसल मध्य प्रदेश में कोरोना की बढ़ती रफ्तार अब डराने लगी है। आंकड़े देखने में अभी ज्यादा नजर नहीं आ रहे हैं, लेकिन जिस तरह से 9 दिनों के अंदर 146 नए मामले सामने आए हैं, वो चेतावनी है कि कैसे अगर हम वक्त रहते सावधान नहीं हुए तो हालात बिगड़ सकते हैं। ऐसे में आज चर्चा इसी मसले पर करेंगे कि सरकार की फिलहाल तैयारी क्या है। और एक डराने वाली खबर आज विदेश से भी आई है। ब्रिटेन में एक व्यक्ति की मौत की खबर सामने आई है जो ओमिक्रॉन वायरस से संक्रमित था, और ऐसे में चिंताएं और ज्यादा बढ़ गई हैं। तमाम खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे, चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले आज की रिपोर्ट आप देखिए। मध्य प्रदेश में कोरोना की बढ़ती रफ्तार ने सभी की टेंशन बढ़ा दी है। एक ही महीने में प्रदेश में कोरोना संक्रमितों की संख्या लगभग दोगुनी हो गई है। मध्य प्रदेश में 4 से 12 दिसंबर तक 9 दिनों में संक्रमण के 146 मामले सामने आए हैं, जबकि नवंबर के शुरुआती 10 दिनों में प्रदेश में सिर्फ 70 केस सामने आए थे। आंकड़ों पर गौर करें तो मध्य प्रदेश में 24 घंटे में 19 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। 13 दिन बाद भोपाल में सबसे ज्यादा 9 पॉजिटिव मिले। 5 साल की बच्ची समेत इंदौर में 7 नए मरीज मिले। बैतूल में 2, जबलपुर में 1 केस मिला है। एक आईएएस भी पॉजिटिव पाए गए, जिनकी ट्वीट कर जानकारी दी गई। प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर 161 पहुंची। एक्सपर्ट ने दावा किया था कि तीसरी लहर का बच्चों पर ज्यादा असर हो सकता है। मध्य प्रदेश में इसका असर शायद नजर आने लगा है। इंदौर और भोपाल में बच्चे अब संक्रमण की चपेट में आ रहे हैं। इंदौर में 12 दिन में 11 बच्चे कोरोना पॉजिटिव आ चुके हैं। इंदौर में 6 बच्चे अभी भी अस्पताल में एडमिट हैं। नाइजीरिया से लौटी 14 साल की लड़की और उसके 8 साल के भाई को आइसोलेट किया गया। दोनों के सैंपल जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजे जा चुके हैं। भोपाल में भी बच्चे पॉजिटिव मिले हैं। मध्य प्रदेश के पड़ोसी राज्य महाराष्ट्र और राजस्थान में ओमिक्रॉन के मामले सामने आ रहे हैं। ऐसे में मध्य प्रदेश के लिए भी विदेश से आए लोगों से संक्रमण का खतरा बना हुआ है। इधर विदेश से लौटे आधे से अधिक लोगों को ट्रेस नहीं किया जा सका है। प्रदेश में 24 नवंबर से 6 दिसंबर तक विदेश से 1668 यात्री आए। इनमें से 785 यात्री ही ट्रेस हुए हैं। विदेश से 883 यात्री लापता हैं। हाई रिस्क देशों से प्रदेश में 697 यात्री आए। इनमें से 523 के ही आरटीपीसीआर के सैंपल लिए गए, यानी 174 की आरटीपीसीआर जांच भी नहीं हुई। मध्य प्रदेश में कोरोना के आंकड़े अब चिंता बढ़ा रहे हैं, लेकिन सरकार का दावा है कि वह ओमिक्रॉन को लेकर अलर्ट मोड में है और कोरोना के खतरे से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार है। सरकार ने लोगों से भी अपील की है कि वह भी जागरूक रहें और नियमों का सख्ती से पालन करें, ताकि कोरोना की तीसरी लहर को आने से रोका जा सके। टीम न्यूज स्टेट। और चर्चा करने के लिए 3 खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। परिचय करा देता हूं। डॉक्टर शरद पंडित जी हैं, हेल्थ एक्सपर्ट हैं। इसके अलावा डॉक्टर दिव्या गुप्ता जी प्रवक्ता हैं, बीजेपी के, हमारे साथ जुड़ गए हैं। और अमीनुल खान सूरी जी प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के, वो भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत दिव्या गुप्ता जी आपके साथ ही। हम चर्चा कर रहे थे कल भी इस पर, और 2 चीज़ें बदल गई हैं। एक तो ब्रिटेन में वहाँ के प्रधानमंत्री ने जिस तरीके से जानकारी दी कि एक मौत हो गई है, इस नए वेरिएंट को हल्के में नहीं लेना है, और बूस्टर डोज के बाद वहाँ की जो वेबसाइट थी वो भी क्रैश हो गई ऐलान होते ही कि बूस्टर डोज लेना है। और दूसरा, मध्य प्रदेश में एक अधिकारी भी अब संक्रमित हो गए हैं। अब इन खबरों के अपडेट के बाद और खासकर 20 से ऊपर जब मामले सामने आ रहे हों, चिंताएं बढ़ रही हैं अब धीरे धीरे ही सही। लोकेन जी, मैंने कल भी हम लोग इसी विषय पर डिबेट में बैठे थे। मैं फिर आपके माध्यम से कहना चाहूंगी, ओमिक्रॉन संक्रमण करेगा। ओमिक्रॉन वायरस जो है वो वायरस का एक म्यूटेटेड फॉर्म है। वायरस की ये संतति है कि वो म्यूटेट करेगा और करता ही रहेगा। इसका म्यूटेशन फास्ट हो रहा है, इसकी स्प्रेड है, लेकिन विरुलेंस बहुत कम है, यानी ये कि इसकी मारक क्षमता कम है। इससे बहुत ज्यादा डर के घबराने की आवश्यकता नहीं है। मैं बार बार निवेदन कर रही कि इस चीज को लेके हम लोग जो पैनिक बटन दबा रहे हैं वो पैनिक बटन ना दबाएं, क्योंकि उस पैनिक बटन दबाने से बहुत सारी चीजों को मल्टीप्लाई होती जाती है, भ्रांतियां बनती हैं, दुष्प्रसार होता है, और उससे एक दूसरे के साथ हम लोग एक घबराहट की व्यवस्था ज्यादा बन जाती है बनिस्बत उसको कंट्रोल करने की। पहली बात। दूसरी बात, हम ये कल भी डिस्कस कर रहे थे, आज फिर डिस्कस करेंगे
कि कोमॉर्बिडिटी जो होती है, कोमॉर्बिडिटी का अर्थ होता है कि क्या आपके शरीर में इसके पहले यदि कोई और बीमारी है, जैसे कि डायबिटीज, जैसे कि आपका किसी भी कारण से इम्यूनोसप्रेस स्टेटस, किसी भी कारण से आपको अन्य दवाइयों पर है, या कोई और बीमारी आपके साथ है और फिर उसके बाद आप कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं, तब आपके लिए ये तकलीफ हो सकता है कि परेशानी का सबब बने। अदरवाइज एक अगर सशक्त शरीर है, जिसको 2 वैक्सीनेशन लग चुके हैं, जिसके पास अब अपने बॉडी में इम्यूनिटी है, और यदि उसका पहले कभी कोरोना हो चुका हो। दिव्या गुप्ता जी, ठीक है, ये सारी चीजें हैं। मैं सरकार का नजरिया जानना चाहता हूं कि सरकार अभी क्या सोच रही है। सरकार ठीक है, पैनिक बटन पर अभी नहीं हाथ लगाना चाहती है, ना क्रिएट करना चाहती है पैनिक। कार्यक्रम भी हो रहे हैं, आज बड़ा कार्यक्रम काशी में भी हो रहा है, तमाम मुख्यमंत्री वहां पर पहुंचे हुए हैं। तो सरकार का नजरिया क्या है अभी इस वायरस को लेकर? ब्रिटेन का नजरिया तो यह है कि वहां तो लोग अब बूस्टर डोज के लिए भाग रहे हैं। वहां के प्रधानमंत्री ने ऐलान कर दिया है बूस्टर डोज लगवाइए। वहां पर इस वायरस को वो आकर कह रहे हैं खुद कि ये खतरनाक हो सकता है। तो हमारा नजरिया क्या है अभी इस वायरस को देखने का, और कब हम ये मानेंगे कि अब पैनिक की स्थिति आ गई है? लोकेन जी, एक बात तो ये बताना चाहूंगी कि सरकार बहुत सजग होके, प्रहरी होके इस सिचुएशन को बहुत अच्छे से देख रही है, एनालाइज कर रही है। एनालाइज करने के साथ तैयारी में जुटी हुई है। यदि सिर्फ इंदौर शहर की बात करें तो इंदौर में लगभग 48 हॉस्पिटल्स ऑक्सीजन नए प्लांट्स के साथ तैयार बैठे हुए हैं। और अभी मैं चर्चा कर रही थी किन्हीं अधिकारियों से, तो मुझे ये भी जानकारी प्राप्त हुई कि 48 हो भी चुके हैं, 48 अगर हो भी चुके हैं तो दे विल नॉट बी यूटिलाइज्ड, बिकॉज इतनी परेशानी का सबब ये नहीं बनने वाला है। ये मेरी अभी बात हुई है किसी अधिकारी से, तो मैं आपको ऑथेंटिक रिपोर्ट दे रही हूँ। एक बात। दूसरी बात जो हम ये चर्चा कर रहे हैं कि क्या इसका पैनिक बटन दबाने से हम सबको बहुत परेशानी आएगी, तो मेरा फिर आप मैं दूसरी चीज जानना चाह रहा था। दिव्या गुप्ता जी, आप ठीक है, आप जानकारी दे रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। मैं सिर्फ इतना जानना चाह रहा था कि सरकार अभी कहां देख रही है इस वायरस को, और कब हम और ज्यादा इसको लेकर सख्ती बढ़ा सकते हैं। अभी कब तक हम देख रहे हैं कि नहीं, अभी इतनी पैनिक की स्थिति नहीं है। कुछ पैमाना रखा है सरकार ने इसको लेकर कि अभी 150 से ऊपर एक्टिव केस पहुंच गए, ये 500 से ऊपर पहुंच जाएं? क्योंकि जब हमने पहले लॉकडाउन किया था तब मुश्किल से 100 केस भी नहीं थे हमारे देश में। देखिए, तब ऐसा था कि तब ना हमारे पास जानकारी थी, ना हमारे पास तैयारी थी। जब वायरस ने पहला अटैक करा था तो हम लोग वी वर टोटली टेकन अबैक। ठीक, हमारे पास कोई जानकारी नहीं थी इस वायरस के बारे में। लेकिन अब हम जानकारी भी है, हमारे पास ट्रीटमेंट का मॉड्यूल भी है, हमारे पास उसको किस तरह से निपटना है उसका तरीका भी तैयार है। तो इसलिए मैं आपसे बार बार आग्रह कर रही हूँ कि हम लोग मुस्तैदी से तैयार है उसके लिए। और अब वो जो पिछली बार हुआ वो अब की बार घटित नहीं होगा, इस बात के लिए सरकार बहुत कमर कस के तैयार बैठी है और लगातार इस पर नजर बनाए रखी है। तो मैं आपसे फिर निवेदन करूंगी, और 2-3 विषय और है जिस पर मैं चर्चा करना चाहूंगी। मैं लौटता हूँ आपके पास, मैं रिएक्शन ले लेता हूँ एक बार इनसे। ठीक, मैं लौटता हूँ दूसरे सेगमेंट में, आप बोलिएगा। ठीक, मैं अमीनुल खान सूरी जी से पहले जवाब ले लेता हूँ। अमीनुल जी, अभी जो परिस्थितियां दिखाई दे रही हैं, सरकार का ये कहना है कि अभी पैनिक करने की जरूरत नहीं है, हमारी तैयारियां पूरी हैं। आपको तैयारियां दिखाई दे रही हैं? देखिए लोकेन जी, बहुत अच्छी बात दिव्या जी ने कही कि पैनिक नहीं करना है। मैं भी सहमत हूँ, क्योंकि कई बार कोरोना के साथ साथ जो पैनिक होता है, जिस तरह से नुकसान होता है स्वयं का भी और परिवार, उससे नुकसान होता है स्वयं का भी और परिवार का भी। पर जो बड़ा सवाल उठता है कि शिवराज सिंह चौहान साहब ने पहली जब कोरोना की लहर आई थी, बोले कोरोना से डरोना करके कोरोना का मजाक उड़ाया था। आज हमें समझना है कि हम कोरोना से लड़ने कैसे जा रहे हैं। कोरोना का सबसे पहले जरूरी था ट्रेस करना, टेस्ट करना और ट्रीट करना। सरकार पहले ही असफल है कि जो विदेशों से, मूलतः अफ्रीकी देशों से जो इंदौर, मध्य प्रदेश के और जिलों में लोग आए, उनमें से अभी तक 90 लोग गायब हैं, जिनको सरकार ट्रेस करने में लापता हुई है। तो दिव्या गुप्ता जी बताएंगे जिम्मेदारी किसकी थी? जो आज भी 90 लोग नहीं मिल रहे, समाचार पत्रों में छपा है, सभी लोगों को जानकारी है कि 90 लोग ट्रेस नहीं हो पा रहे। तो इसकी जवाबदेही तो सरकार की थी। अगर आप ट्रेस नहीं कर पाएंगे, उसके बाद टेस्ट की बात पे आते हैं। जो जीनोम सीक्वेंसिंग चालू नहीं हो पाई है मध्य प्रदेश के अंदर, अभी भी नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल में मैटर जा रहा है। मैंने पिछली डिबेट में भी कहा था कि 1 नवंबर से लेकर 30 नवंबर के बीच में 218 केस एनसीडीसी में इंदौर और भोपाल के गए, जिसमें इंदौर के 188 गए और 30 भोपाल के। अभी तक उनकी रिपोर्ट नहीं आई है। यानी ना हम ट्रेस कर पा रहे थे,
ना हम टेस्ट कर पा रहे हैं। और हम ट्रीट करने की बातें भारतीय जनता पार्टी की शिवराज सिंह सरकार बड़ी जोर शोर से कह रही है। जब आप ट्रेस ही नहीं कर पा रहे, टेस्ट ही नहीं कर पा रहे, तो आप ट्रीट किससे करेंगे? आप कैसी बातें कर रहे हैं? उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, जब कोरोना की दूसरी लहर शुरू हुई थी, विदेशों ने सब लोगों ने वैक्सीन पर काम किया था। हमारी केंद्र सरकार सोती रही, हम आखिरी में वैक्सीन के लिए भागे, हमने वैक्सीन आयात की, हमने हमारे देश में बनाई। अब विदेशों में बूस्टर डोज लगने का एकदम से जो हमारे काम हुआ, मेडिकल वर्कर है, जो सबसे डॉक्टरों ने उसके लिए काम किया, बहुत तेजी से किया, वैज्ञानिकों ने भी काम नहीं साहब, लोकेश जी आप अगर बताएं कि हमारे पास में जब फाइजर आई थी, हमारे पास में जब फाइजर आई थी, डिपेंडेंट नहीं थे ना सर, कर दिया था कि हमें जरूरत हमने अपने देश में बनाई, अपने हिसाब से उसको लगाया जी। बहुत सारे देशों ने बनाई है सर, और भारत ने अपनी लगाया, बिल्कुल लगाया है। और आप क्या चाहते हैं कि वैसे ही हम लगाएं, 6 महीने लेट लगाएं बूस्टर डोज, जब दुनिया तीसरे बूस्टर डोज की तरफ बढ़ रही है। हिंदुस्तान में बूस्टर डोज की क्या कंडीशन है, इसका जवाब सरकार देगी ही नहीं देगी। पूछे नहीं पूछे कि वैक्सीन की तरह 8 महीने बाद लगवाएं, जब हमारे इसको लेकर मेरा सवाल तीसरा बूस्टर डोज जी। अब मेरे चौथा सवाल बहुत इंपॉर्टेंट, नहीं मैं इस पे बात करना चाहूंगी। चौथा सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है कि सरकार किस तरह से तैयार, जल्दी मैडम मेरे बात बोलने की या कंप्लीट कीजिए जल्दी से, फिर मैं जा रहा हूँ, डॉक्टर साहब भी इंतजार कर रहे हैं, जल्दी से कंप्लीट कीजिए। सरकार क्या बिल्कुल, तो आप बीच में इंटरप्ट कर रहे थे। मेरा चौथा सवाल है कि एक तरफ सरकार पंचायत चुनाव पे जा रही है, दूसरी तरफ कोरोना के इतने केस आ रहे हैं, सरकार इसके लिए भी अपनी नीति स्पष्ट करे। क्या चाहती है सरकार? हमारे मैं इनका जवाब दे देता हूँ, लेकिन उससे पहले शरद पंडित जी से एक सवाल, कोरोना के लिए लड़ाई, मैं लौट ये भी सरकार ठीक है सर। शरद पंडित जी देखिए, एक सवाल ये बनता है कि कोरोना कभी उस तरह से खतरनाक तो दिखा नहीं, 98% लोग, सरकारी आंकड़ा है कि रिकवर होते हैं, लेकिन 2% लोग हमारी आबादी के हिसाब से बहुत ज्यादा हो जाते हैं। और हमने वो समय देखा जब 4-4 लाख केस सामने आए हैं, और इस वायरस के बारे में ये कहा जा रहा है कि 5 गुना ज्यादा केस आ सकते हैं। तो अगर हमारे 1%, आधा % लोगों को भी नुकसान पहुंचता है तो वो बहुत बड़ी बात है। अभी केवल हम ये देखकर चल रहे हैं कि इस वायरस के ज्यादा सिम्टम्स नहीं है, लेकिन क्योंकि खुद दिव्या जी भी इस बात को मान रही हैं कि जो ऑलरेडी बीमार हैं, डायबिटिक हैं या कोई और बीमारी है, उनको ये पकड़ेगा तो नुकसान पहुंचा सकता है। तो क्या हमें अभी स्ट्रेटेजी लेकर चलनी चाहिए? शरद पंडित जी, आवाज नहीं पहुंच पा रही। दिव्या जी आप अपनी बात रखिए, उसके बाद मैं शरद पंडित जी की बात जाता हूं। हाँ जी, तो लोकेश जी मैं कहना चाहूंगी, मैं वापस पहले ही आपसे कहना चाह रही थी कि मैं वैक्सीन को लेकर कुछ बहुत इंपॉर्टेंट आपके साथ शेयर करना चाह रही हूँ जी। जब ये सेकेंड वेव आई थी तब भी फाइजर ने बहुत जोर डाला था। प्रॉब्लम ये थी कि फाइजर हमारे पर इस बात का लेकर जोर डाल रही थी कि उनकी वैक्सीन को हम इस्तेमाल करें और हमारी स्व विकसित वैक्सीन को वो दरकिनार करना चाहती थी। इसलिए ये सारा का सारा प्रेशर हम पर डाला जा रहा था कि हम कोवैक्सीन और कोविशील्ड को एक किनारे करते और फाइजर की करोड़ों करोड़ों रुपए का जो हम पर नुकसान होता उस वैक्सीन को लेकर वो दबाव बना रही थी। इंटरनेशनल बहुत प्रेशर था हमारे पर, 1 महीने का हमने प्रेशर बहुत झेला और इस प्रेशर को हमने विथस्टैंड करा। फाइजर को इस बात का बहुत दुख और बहुत क्षोभ भी था कि हमने क्यों ऐसा करा कि हमने उससे वैक्सीन नहीं खरीदी। आपको मैं एक बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ, बहुत पुरजोर रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ मैं आपको एक आज ये बात शेयर करना चाह रही हूँ कि एक ये इंटरनेशनल वैक्सीन रैकेट बन गया है जिसमें ये लोग हम पर प्रेशर डालते हैं अपने थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज पर कि हम इनसे वैक्सीन खरीदें, फिर ये हमारे को डराए और हमसे कहे कि बूस्टर डोज लगाइए और बूस्टर डोज लगाने के कारण हम पर ये दबाव बनाया जाए कि हम ये वैक्सीन को खरीद के अपने पर एक और इकोनॉमिक हमारे पर एक प्रेशर आ जाए और इस प्रेशर के तहत हम सब चिल्लाए, जोर जोर से बचाए कि वेव आ रही है, लाइए बूस्टर लगाइए। ये बहुत सारा एक इंटरनेशनल रैकेट बना हुआ है वैक्सीन का और फार्मास्यूटिकल कंपनीज का, जिसको मैं पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ मैं आज आपके साथ शेयर करना चाह रही हूँ। इसलिए जब तक हम इस तंत्र को नहीं समझेंगे तब तक इसके बहाव में आने की आवश्यकता नहीं है। हम लोग के पास यदि इम्यूनाइज्ड है, हमारे पास यदि एक भी एंटीबॉडी हमारे बॉडी में है तो हमें किसी भी ढंग से डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमारी बॉडी में ताकत है उस सारे के सारे वायरस के साथ लड़ने की। इसलिए इस दुष्प्रसार से मैं बार बार आपसे निवेदन करना चाहूंगी,
इस इंटरनेशनल जो एक प्रेशर बनाया जाता है हम थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज पर, और अब तो इसलिए क्योंकि तो हम हमारी रिसर्च क्या है इसमें, हमारी रिसर्च क्या है इसमें? क्योंकि डॉक्टर्स भी तो हमारे देश की मांग कर रहे हैं कि बूस्टर डोज लगाया जाए, क्योंकि 1 साल लगभग हो चुका है उन लोगों को वैक्सीन लगे हुए। अभी इस पर किसी का भी एक मत नहीं आया है। अभी वी आर स्टिल ऑन इट, स्टिल अभी इस बारे में रिसर्च चल रहा है, इसलिए बहुत जल्दी हम किसी कंक्लूजन पे पहुंच जाए, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट का प्रेशर है हम पर। नहीं, इस चीज को मानेंगे आप, दबाव में नहीं आना चाहिए। मानेंगे आप दिव्या जी कि अगर ये 4 लाख तक, तो हमने उससे ज्यादा केस देखे हैं पिछली बार, और अगर ये मान लीजिए 8-10 लाख पहुंच गए, भगवान ना करे, तो हमारी जो 1-2% आबादी भी है जिसको नुकसान पहुंचता है, और हमारे पास उतना हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है कि हम 4 लाख 5 लाख केस पर डे आए तो उनके लिए इंतजाम कर सकें। तो उस चीज के लिए हमें तैयारी करनी है। हो सकता है कि ये वायरस उतना खतरनाक ना हो, मान लेता हूं मैं आपकी बात, लेकिन 1% लोगों पर भी अगर ये असर करता है जो स्वस्थ नहीं है, तो उनकी देखभाल के लिए तो हमें चिंता करनी है। उसके बारे में मैं आपसे बार बार कह रही हूँ कि उसकी चिंता हो चुकी है, उसकी चिंता के बारे में सरकार सजग है, सचेत है, और उसकी तैयारी लगभग पूरी हो चुकी है। इसलिए आप उस बारे में मैं आपको वादा करती हूँ एज अ डॉक्टर एंड ऑफ कोर्स एक प्रवक्ता के नाते। दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आपसे फिर कहना चाहूंगी कि जब तक जनता की सहभागीदारी नहीं होगी, उनकी सहभागिता नहीं होगी, तब तक सिर्फ अकेले सरकार नहीं कर पाती, क्योंकि जनता अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को जब तक नहीं समझेगी कि हाँ मास्क लगाना जरूरी है, हाँ वैक्सीन लगाना जरूरी है, सिर्फ हम लोग इस बात को लेकर यदि चर्चा करते रहे कि सरकार क्या कर रही है, नहीं, सरकार के लेवल पर भी सवाल पूछे जाएंगे मैम, जिम्मेदारी है। देखिए सवाल उठाया कांग्रेस पार्टी की तरफ से भी कि जीनोम सीक्वेंसिंग को लेकर अब हम भाग रहे हैं। अच्छा, ओके, वायरस की सबसे, अगर हम रिसर्च की बात करें तो हमें ये पता चलना चाहिए कि किस तरह से म्यूटेट हो रहा है, क्या स्थिति है। अब उसकी मशीन सब आ रही है हमारे पास। मैं बिल्कुल, बहुत अच्छा प्रश्न करा आपने, मैं उसका जवाब देना चाहूंगी। मैं भूल गई इस बारे में बात करना, मैं बात कर रही हूँ। देखिए, जीनोम सीक्वेंसिंग क्या ट्रीटमेंट डिसाइड कर रही है? नहीं, वायरस के बारे में तो बता रही है। हाँ, वायरस के बारे में कैसे पता चलेगा कि ये ओमिक्रॉन है, ये डेल्टा है, ये क्या है, ये कितना खतरनाक है, कितना म्यूटेट हुआ? हमारा जो ट्रीटमेंट मोडालिटी है वो कोरोना पॉजिटिव, कोरोना नेगेटिव तो है ही, उसी के बारे में हमको ट्रीट करना है। हम सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट कर रहे हैं। चलिए, लगता है कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है, मैं लौटता हूं दिव्या जी आपके पास। शरद पंडित जी, आवाज पहुंच पा रही है आप तक? हाँ, अभी बस ये मैं सुन पा रहा हूं, इसके पहले का मैं कुछ। चलिए पंडित जी, सवाल ये है कि अभी किस स्थिति में आप देख रहे हैं, क्योंकि कुछ देश तो पैनिक कर रहे हैं, वहां पर बूस्टर डोज के लिए भी तैयारियां हो गई हैं, एक डेथ भी रिपोर्ट की गई है ब्रिटेन में। तो अब इस वायरस को लेकर सरकार को क्या स्ट्रेटेजी बनानी चाहिए आगे? देखिए, सबसे पहली चीज तो ये है कि जो ये ओमिक्रॉन जो नया इसका स्ट्रेन आया है, ये जो है इसका डायग्नोसिस जो है हमारे जो पूर्व का टेस्ट था आरटीपीसीआर, उसके द्वारा हो जाता है। तो भयभीत न हुए, जो है आरटीपीसीआर जो है टेस्टिंग हमको बढ़ाना चाहिए, पहली चीज तो ये है। दूसरा, जो इम्यूनाइजेशन हमारे पास इस समय वर्तमान में उपलब्ध है, उस टूल को जो है पुरजोर तरीके से उपयोग करना चाहिए, और उसमें जो शेष लोग बचे हैं उनको जो है इम्यूनाइजेशन के लिए आगे आना चाहिए। नंबर 3 जो है, इसके जो प्रिवेंटिव स्टेप्स हैं, जो लगातार हम पिछले 3 सालों से बराबर जो कहते आ रहे हैं कि जो है मास्क का उपयोग, सोशल डिस्टेंसिंग, सैनिटाइजेशन, हैंड वॉशिंग, ये हमको लगातार जो है वो जारी रखना पड़ेंगे। ये हमारे पास उपलब्ध टूल हैं, उनसे जो है हमको जो है इस नए स्ट्रेन से भी लड़ना पड़ेगा। और देखिए, जहां तक ये है कि इसमें जो है जनता को जो है बार बार लगातार हमको सचेत करना होगा, हैमरिंग करते रहना पड़ेगा, और उनको जागरूक रखना पड़ेगा कि ये सब चीजें जो है आवश्यक है। और इसके साथ ही आप कोरोना से अपना स्वयं का बचाव, अपने परिवार का, अपने सदस्यों का, अपने बच्चों का, सभी का बचाव कर सकते हैं। तो ये कुछ 3-4 ऐसे इश्यूज हैं जिस पर लगातार जो है वो प्रेशराइजेशन, बराबर जागरूकता फैलाते रहना पड़ेगी, और उसी के द्वारा हम ये जो कोई भी स्ट्रेन आए, पूर्व में जो है वो जो है गामा, बीटा, डेल्टा प्लस, या ये ओमिक्रॉन भी आया है, सजगता जरूरी है, परंतु उसके साथ साथ ये प्रिवेंटिव टूल्स और वैक्सीनेशन, इसको हमको जो है लगातार जारी रखना पड़ेगा। तो ये चीजें हैं। और जहां तक है कि टेस्टिंग हमको कम नहीं करना है, टेस्टिंग अभी भी होते रहे। दूसरा जो है, जो इसके साथ जीनोम सीक्वेंसिंग की आवश्यकता जो बताई जा रही है, वो भी आवश्यक है, और वो बराबर जो है, ताकि
जो वायरस है उसके नेचर पर, उसके किस तरह के म्यूटेशन हो रहे हैं, उस पर हमारी निगरानी होना आवश्यक है। तो ये कुछ इश्यूज हैं जिन पर हम काम करते हुए आगे बढ़ सकते हैं, परंतु देखिए किसी तरह से भयभीत होने की जरूरत नहीं है। हम लोग जो है यदि सजग रहेंगे तो ये जो है इससे सुरक्षित रूप से हम रह सकें। ठीक, अमीनुल खान सूरी जी, देखिए क्योंकि अब बार बार ये भी कहा जाता है कि हमें इस वायरस के साथ हो सकता है लंबे समय तक रहना पड़े, तो आप लोग पंचायत चुनाव का सवाल उठाते हैं, क्या चुनावों को भी अब इस तरीके से नहीं किया जा सकता है कि मास गैदरिंग कम हो, छोटे छोटे कार्यक्रम पार्टियां करें और उसके तहत चुनाव हो जाएं, क्योंकि चुनाव जरूरी है, जनप्रतिनिधि नहीं है इलाके में, तो क्या ये जरूरी नहीं है? डॉक्टर जी, मेरा जो सवाल था चुनाव से, वो प्रशासनिक बल से लेके जो अधिकारी चुनाव में लड़ेंगे और एक तरफ कोरोना नए वायरस के साथ आ रहा है, तो अधिकारियों किस तरफ अपने आप को काम कर सकेंगे। चुनाव में भी, पंचायत चुनाव में अधिकारियों को ड्यूटी देनी है, उसके साथ कोरोना में भी हमने देखा हमारा प्रशासनिक अमला किस तेजी से लगता है, लड़ाई को लड़ता है। एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल मैं पूछना चाहता हूँ, आज भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता अगर इस जगह पे ध्यान देते कि जो कमियां हमने पहली जो लेयर आई, जो कोरोना की लहरें आई, उसमें जो कमियां रही उनको सुधारने में क्या, एक बहुत बड़ा सवाल है। आप 48 अस्पताल इंदौर में बता रहे हैं, इसमें अधिकतर प्राइवेट अस्पताल है। आदमी अपने आप को आर्थिक रूप से इतना कमजोर हो गया है कोरोना की 2 लहरों के बाद में, अब वो इलाज कराने जाएगा तो आप कम से कम मेडिक्लेम की फैसिलिटी की हम 2 बार से सरकार से बोल रहे हैं कि किसी अस्पताल में इस कंपनी की पॉलिसी नहीं होती, उसके पास मेडिक्लेम है, तो सरकार ये कर दे मेडिक्लेम किसी का भी हो, कोई भी कंपनी की हो, वो वहां पे इलाज उसको किया जाए, बाद में सरकार एडजस्ट कर ले या कंपनियां एडजस्ट करें, तो आदमी को राहत देने के बारे में हमें विचार करना पड़ेगा। सुझाव है, मैं दिव्या की जवाब नहीं ले पाऊंगा, माफी समय नहीं मेरे पास। शुक्रिया आप सभी का जुड़ने के लिए और इस डिबेट का हिस्सा बनने के लिए। समय की थोड़ी सी कमी है, लेकिन फिर से वही अपील कि आप सावधानी बरतते रहिए। जब तक ये वायरस हमारे बीच है तो सावधानी ही काम आएगी। छोटा सा ब्रेक, जल्द वापस लौटेंगे।